हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से हूँ। आज हम एमए फाइनल आधुनिक भारत का एवं सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा आज का अध्याय नंबर है 3। 19वीं शताब्दी में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विशेषताएं। ये हमारा आज का टॉपिक है। पुनर्जागरण, जिसने भारतीयों में एक नवीन आत्म जागृति की भावना विकसित की और वह वर्तमान और अतीत के विदेशी बादल द्वारा उत्पन्न बेड़ियों को तोड़ने की ओर अग्रसर हुए। भारत को पश्चिमी सभ्यता का अंग बनने से रोकना तथा नवीन भारत का निर्माण करना भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन अथवा पुनर्जागरण की आधुनिक भारत को देन है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जानकारी होना, परंपराओं पर कटु प्रहार, संपूर्ण एशिया में जागृति, धर्म और समाज सुधार की लहर, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण, प्रेस, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, ऐसे बहुत से कारण हैं जिन्होंने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था कि पुनर्जागरण क्या है। हम बीए फर्स्ट ईयर की वर्ड हिस्ट्री में भी पुनर्जागरण पढ़ चुके हैं। हमें पता है पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना। पुनः जागना हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर क्या है या हमारी संस्कृति में क्या है, हमारी ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो परंपरा है, इन सब के प्रति जागृति आना, उन बेड़ियों को तोड़ना ही पुनर्जागरण है। अब हम पुनर्जागरण की इसमें विशेषता देखेंगे क्या है। 1857 की क्रांति की असफलता ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया। तो अब हमें ये स्वीकार भी करना होगा कि विदेशी हुकूमत चाहे कैसे भी है, उसने हमारी भारत की जनता को उसमें जागरूकता उत्पन्न की। वो चाहती थी तो उसे समाप्ति कर सकती थी, लेकिन हमने बहुत कुछ यूरोपीय सभ्यता से भी सीखा। क्या क्या इसकी विशेषता रही जिसकी वजह से पुनः जागरण हुआ। पहला पॉइंट हम उठाएंगे शैक्षणिक पुनः जागरण। मैंने इसमें कई जगह अंडरलाइन भी कर रखी है, इसको बहुत अच्छे से आप देखिए। खूब सारे आपके इसमें क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, वो आप जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आप उसको देखते जाइए। पहला हमारा हमने पॉइंट उठाया था शैक्षणिक पुनर्जागरण। सबसे प्रभावशाली पुनर्जागरण का स्वरूप शैक्षणिक क्षेत्र में था। पाश्चात्य शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान के संपर्क से भारतीयों को अपनी दयनीय दशा का बोध हुआ और इस दयनीय स्थिति का अंत कर नवीन युग का संपादन या सूत्रपात करने में ये नवीन शिक्षा सहायक सिद्ध हुई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। आपका फिर एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। वो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें कई क्वेश्चंस जो आपके छोटे छोटे आते हैं वो भी आपके साथ साथ तैयार आप करते जाएं। जैसे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो इस तरह से छोटे छोटे से आप क्वेश्चंस तैयार कर लें, हाईलाइटर की मदद से इसको हाईलाइट कर लें। और ऐसी अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई जिसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दी जाने लगी। 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश सरकार का प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। फिर आपका एक नया क्वेश्चन, ये हाईलाइटर नहीं हुआ, इसको आप फिर देखें कि 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये ब्रिटिश सरकार का प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। इसी दौरान 1857 से के बीच मुंबई में 4 विश्वविद्यालय कायम हुए। मुंबई, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। आर्य समाज, आपको पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे हम डीएवी के नाम से भी जानते हैं, डीएवी बहुत सारी श्रृंखला है, तो उसमें इन्होंने स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की थी। आर्य विद्यालयों की स्थापना कर
भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी पुनः जागरण की युक्ति है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन सभी धर्म में एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास हुआ। व्यावसायिक शिक्षा आप जानते हैं आप किसे कहते हैं? वह शिक्षा जहाँ व्यवसाय से संबंधित, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कृषि हो, इस तरह की फॉरेस्ट हो, इस तरह की स्कूल कॉलेज खोलना, ये कहलाता है व्यावसायिक शिक्षा। तो वुड की घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। 1860 में पंजाब में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और इसी तरह से कृषि विभाग की भी स्थापना हुई। कई कृषि फार्म हाउस खोले गए और देहरादून में भी एक फॉरेस्ट स्कूल खोला गया। अब ये तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया की, क्योंकि अनेक विचारक अंग्रेजी शिक्षा के विकास को देश के लिए हानिकारक भी मानते थे। इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में महात्मा मुंशीराम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। देखिए, फिर क्वेश्चन आपके लिए है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना या गुरुकुल कांगड़ी क्या है? तो वह स्थान या वो शिक्षा केंद्र जहाँ पर वैदिक संस्कृत और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है और हिंदी भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा मुंशी राम द्वारा। तो इसमें हिंदी भाषा के माध्यम से नए ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन की स्थापना की। तो ये हमारा पॉइंट था, शिक्षा के द्वारा पुनः जागरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक पुनः जागरण। इसमें देखिए हम क्या है, भारतीय पुनः जागरण का दूसरा शक्तिशाली स्वरूप और था सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रकट हुआ। 19वीं शताब्दी में समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न आंदोलन हुए, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों और कुरीतियों का प्रतिकार किया। कुरीतियां जानते हैं आप लोग? कुरीतियां कई विशेषकर महिलाओं के साथ बहुत अधिक जुड़ी हुई है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा का जो बहुत बुरी तरह से उस समय बहिष्कार किया जाता था और विधवाओं की स्थिति इस तरह से हो गई थी कि वह सशरीर होते हुए भी उनको प्रायः मृत की स्थिति में जीवित रहना पड़ता था। ये था उनकी विधवाओं की स्थिति। तो ये कुरीतियां कहलाती थी, जिनके कुठाराघात किया गया। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था। तो ब्रह्म समाज ने महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य कर दीन दुखियों की सहायता की। आर्य समाज ने सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन चेतना का संचार किया। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें हिंदुत्व के व्यापक और समग्र रूप के पक्ष का पोषण किया गया। इसी तरह प्रार्थना समाज ने विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय खान पान का समर्थन किया। तो सारांश में इन आंदोलनों ने हिंदू धर्म और समाज में एक नवीन जागृति उत्पन्न की। ये था हमारा सामाजिक और धार्मिक पुनः जागरण। हम साहित्य के क्षेत्र में पुनः जागरण देखेंगे कि साहित्यिक पुनः जागरण क्या है। नवीन शिक्षा के प्रचार प्रसार और नवीन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि धार्मिक और सामाजिक जागृति के साथ साथ साहित्यिक जागृति भी आई। अब साहित्यिक जागृति जानते हैं क्या है? साहित्यिक जागृति जहाँ साहित्य का किसी अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का या अन्य भाषाओं की पुस्तकों का हमारी मातृभाषा में अनुवाद हुआ या कई भाषाओं में किताबें लिखी गई, साहित्यों का अनुवाद, साहित्य का विकास हुआ या साहित्य लिखे गए। इसमें देखें हम कि भारतीय नवजागरण के कारण संस्कृत की अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसने भारत विशेष अध्ययन को बल दिया। यूरोपीय विद्वानों और दार्शनिकों ने प्राचीन संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर भारतीयों की आत्मविश्वास की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश युग में अब कई बार क्या होता था कि संस्कृत भाषा में है पुस्तक और हमें संस्कृत भाषा नहीं आती, हम अपनी मातृभाषा ही समझते हैं।
तो कई जगह उनका अनुवाद किया, उस भाषा में अनुवाद किया जिस भाषा को हम जानते हैं। तो इससे हमारे अंदर जो हमारी भारतीयों की परंपराएं हैं उनको हमें जानने का अवसर मिला और एक नए भारत का उदय हुआ। हमें आत्मविश्वास की भावना जागी। ब्रिटिश युग में हिंदी और विकसित लोक साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हुई। साहित्य की विभिन्न शाखाएं, उपन्यास, नाटक, काव्य, निबंध, कहानी आदि विधाएं अधिक संपन्न हुई। छापे खाने के आविष्कार के कारण साहित्य की वृद्धि में अत्यधिक सहायता मिली। छापा खाना आप जानते ही हैं, पुस्तक जहाँ छपती है या कोई भी छपाई से संबंधित कार्य हो तो वो छापे खाने में ही होता है। बंगला भाषा में ऐसी साहित्य की रचना हुई जिसने राष्ट्रीयता को और देशवासियों की अद्भुत आत्म चेतना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी नाम से आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन के प्रमुख नेता और बंगाल की राजनीतिक एकता के संस्थापक। उनके आनंद मठ ने देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में योगदान दिया। बंगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी ख्याति न केवल भारत अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी व्याप्त हो गई थी। बंगला भाषा के समान हिंदी साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। हिंदी गद्य के विकास में राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना का संचार में शक्तिशाली वाहन के रूप में इसने योगदान दिया। हिंदी और उर्दू में नवीन साहित्य का निर्माण होने लगा, जिसमें देशभक्ति की भावना उत्कृष्ट रूप से विद्यमान थी। हमारी देशी भाषाओं के साहित्य में लचीलापन, प्राकृतिक धारावाहिक प्रवाह, मधुरता और आधुनिकता उत्पन्न हो गई। हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों की अधिक पूर्ति और साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ होने लगा मतलब जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है तो प्रौढ़ होता है तो उसमें समझ ज्यादा हो जाती है। इसी तरह ये साहित्य भी प्रौढ़ होने लगा। मराठी साहित्य भी प्रगति के चरण छूने लगा। तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी नवीन साहित्य की रचना हुई। भारत के नवजागरण के परिणाम स्वरूप साहित्य के उत्कर्ष की जो प्रक्रिया आरंभ हुई वह अब तक पूर्ण रूप से प्रवहमान है। अब क्या नेक्स्ट पुनर्जागरण का क्या कारण रही या क्या विशेषता रही? वो थी राजनीतिक चेतना का उदय होना। पुनर्जागरण अपनी राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त रूप से बलशाली रूप में प्रकट हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। राजनीतिक चेतना के अभ्युदय ने देश में कालांतर में स्वतंत्र आंदोलन को विकसित किया, जिसका एक शक्तिशाली रूप 1858 की क्रांति में हुआ और भारत का बुद्धिजीवी वर्ग प्रभुत्व ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित हुआ। विदेशी शासन ने भी भारत में पश्चिम की राजनीतिक संस्थाओं का सूत्रपात किया, जैसे कार्यकारी परिषद, विधि आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आदि नियंत्रणकारी निकायों की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राष्ट्रीयता का सही अर्थों में विकास हुआ और राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। अब कब हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में, जो आधुनिक भारत और राष्ट्रवाद की स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों से 19वीं शताब्दी में भारत का जो पुनर्जागरण हुआ उसने शने शने और तेजी से हमारे देश की प्रगति को निश्चित दिशा प्रदान की और इस जागरण की व्यापक और रचनात्मक प्रतिक्रियाएं आज भी समस्त भारत में विद्यमान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा पुनर्जागरण किस प्रकार हुआ वह निश्चित रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।